आज हम लोग ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है हम लोग उसमें आज पढ़ेंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है तुमको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, इन सबों के बारे में पढ़ा और आज हम लोग देखते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तो ये तुम्हारा है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग जो कहते हैं, ग्रेविटी का मतलब अर्थ के ग्रेविटी से यहाँ मतलब है। अर्थ किसी भी बॉडी को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशन एक फोर्स लगाता है अर्थ, जिसको ग्रेविटी फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स इज ए जनरल फोर्स। और ग्रेविटी जब हम लोग बात करते हैं तो अर्थ के ग्रेविटी से हमारा मकसद अगर होता है तो अर्थ किसी बॉडी को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसके कारण जो उस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है किसी बॉडी पर, उसके कारण उसको एक्सलेशन होगा। दैट एक्सलेशन इज कॉल्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ अट्रैक्ट्स ए बॉडी the acceleration given the acceleration produced by gravity force is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to ग्रेविटी। जैसे कि अगर तुमको अर्थ एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया जाए ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, तो इसका जो कि सरफेस पे होता है ऐसा हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे कि होलो स्फीयर का, जैसे पिछला लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसको जो है बहुत से होलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ समझा जा सकता है। तो ऐसा व्यवहार करता है जब ये बाहर हम लोग ट्रीट करते हैं सरफेस पर या उसके बाहर, तो जैसा एज्यूम कर सकते हैं कि लोग इसका मास, सारा मास कहाँ पे इसका सेंटर्ड है, सारा मास यहाँ पर मतलब सेंटर पे इसका है। तो इस ढंग से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। Earth has mass m and radius r है। तो अर्थ का मास m है और रेडियस r है। तो इसका क्या होगा, द एक्सेलरेशन जो तुमको ये जो फोर्स होगा, gravity force at mass m F equals to gmm by r स्क्वायर। ये m जहाँ पर हो गया मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M जो है तुमको मास ऑफ हो गया अर्थ, m equals to mass of earth, r equals to radius of earth, m is equal to mass of object। तो f is equal to क्या होगा, gmm by r स्क्वायर। ये तुमको हो गया gmm by r स्क्वायर। अब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज g, तो mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, gmm by r स्क्वायर। तो g इक्वल्स टू gm by r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, gm by r स्क्वायर। जहाँ पर g हो गया तुमको, ये m हो गया मास ऑफ अर्थ,
एंड r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, ज़्यादा अगर डाटा के रूप में अगर देखें, जिसका वैल्यू जो तुमको जो कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये, और जो कि तुम्हारा इसका वैल्यू जो हमको इसमें अगर पुट फॉरवर्ड कर देंगे तो g इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा, g इक्वल्स टू अगर इसका डाटा को देखें तो g इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और इनटू कैपिटल मास अर्थ का मास हो जाता है 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। अगर इसको ले लें 100 किलोमीटर को अगर मीटर में बदल दें और इसका होल स्क्वायर, तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में आ जाएगा, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये अर्थ का। ये जो तुमको ग्रेविटी है, अर्थ सरफेस पर जो है तुमको हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन के कारण इसमें कुछ गिरावट भी आती है, जो कि हम लोगों ने अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट में हम लोग देखा था कि पोल पे सबसे अधिक होता है, ये पोल पे होता है, और ये पोल पे तुम्हारा जो वैल्यू आता है एट पोल, ग्रेविटी एट पोल जो तुमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाईएस्ट होता है इसका, ये पोल हाईएस्ट। और इक्वेटर पे क्या होता है तुमको, इक्वेटर पर जो होता है इसके कारण कुछ घट जाता है, g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अलग अलग लेटीट्यूड पर भी कम होता है, और इसका वैल्यू कुछ ओमेगा जहाँ पर हो गया, ओमेगा हो गया तुमको 2π/24 आवर, 2π इसको सेकेंड में बदल के हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा तुमको, इक्वेटर पर निकल जाएगा तुम्हारा, ये रोटेशन के कारण होगा। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है तुम्हारा, स्मॉल जी का वैल्यू जाहिर है कि अर्थ के कारण, अगर देखें अर्थ के रिस्पेक्ट में ही, अर्थ के कारण, जबकि हम लोग हाइट में अर्थ से जब हम जाएँ या हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो भी जी का वैल्यू घटता है। तो उसका किस ढंग से इफेक्ट होता है सॉलिड स्फीयर पे, सॉलिड स्फीयर जैसे तुम्हारा ये इन जनरल हुआ ये, तो अगर किसी सॉलिड स्फीयर को कहें जो अर्थ के कारण, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर उसके हाइट के कारण क्या फर्क पड़ता है, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन होगा। फिर डेप्थ में भी तुमको, जैसा मैंने अभी रिजल्ट कहा कि ऊपर भी जाने पर घटता है, नीचे भी जाने पर घटता ही है, और सबसे अधिक होता है सरफेस पे ही जो होता है। और सरफेस में भी सबसे ज़्यादा, अगर सरफेस पे एक जगह स्थान से दूसरे स्थान तक जाएं तो पोल पे तुमको सबसे मैक्सिमम होगा, और इक्वेटर पर क्या होता है तुमको, इक्वेटर पर तुमको कुछ वहाँ पर जो है रेडियस भी थोड़ा सा बड़ा है, जहाँ तक कि अर्थ पूरा स्फीयर नहीं है, तो इक्वेटर का रेडियस भी थोड़ा सा बड़ा है, इस कारण से भी क्या होता है तुमको वहाँ कुछ कम हो जाता है। दूसरा है कि रोटेशन के कारण भी वहाँ पर क्या होता है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर डील करें या जैसे भी डील करेंगे, सर्कुलर मोशन के कारण उसमें एपरेंट जो जी का वैल्यू होता है इफेक्टिव, वो कम हो जाता है, उस पर कम महसूस होगा। दूसरा अभी हम लोग कर रहे थे कि वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, हाइट के साथ जी में क्या बदलाव होगा। हाइट बढ़ने से जी का वैल्यू क्या होगा, हाइट जब बढ़ेगा तो जी का वैल्यू कम होगा, जैसा कि अभी बताए। इसको हम लोग इस रिजल्ट को देखते हैं कैसे आता है रिजल्ट। ये अर्थ है, सॉलिड स्फीयर के रूप में इसको कंसीडर करेंगे, इसका मास m है और रेडियस अर्थ का r है, और मास इज इक्वल टू m। और बाहर के पॉइंट के लिए हम लोग इसको अर्थ के का मास जो है सेंटर पे सेंटर्ड कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड के लिए नहीं। तो हमारा जो अभी है हाइट अगर बढ़ा है इसका, तो कोई पॉइंट है जहाँ पे स्मॉल मास रखा हुआ है, एट ए हाइट h एबव अर्थ सरफेस। अर्थ हैज मास m and radius r. Mass m is kept at the surface of earth. Mass m is kept at the at a height h above the surface, at a height h above the surface, सरफेस से h हाइट पर रखा गया है। तो ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटी फोर्स जो कि ग्रेविटेशन फोर्स के रूप में होगा,
ग्रेविटी फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके मास को अगर हम लोग सबको सेंटर पे सेंटर्ड समझेंगे तो वहाँ से डिस्टेंस हो गया इसका r प्लस एच हो गया। अगर हाइट h है तो सेंटर से पे सेंटर्ड मानेंगे तो r प्लस एच का होल स्क्वायर। और इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h, एट हाइट h इज g1 या g डैश, तो दिस इम्प्लाई, तो ग्रेविटी फोर्स को लिख सकते हैं mg1 इक्वल्स टू gmm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। स्मॉल m तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल m तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो, तो g1 बराबर हो जाएगा तुमको gm बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर। g1 बराबर gm बाय r स्क्वायर 1 प्लस एच बटे r का होल स्क्वायर। तो g1 बराबर gm बाय r स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, स्मॉल g कह सकते हैं। तो g1 बराबर g बाय 1 प्लस एच बटे r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको g1 बराबर g इंटू 1 प्लस एच बटे r पर पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इफ h वेरी वेरी लेस देन r, h बहुत छोटा है r से, तो g1 बराबर हो गया g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। जहाँ तक ये बहुत छोटा होगा तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये पाइनेबल थ्योरम में हो जाता है तुमको ये माइनस। तो ये तुमका चाहे जो भी हो तुम्हारा, यहाँ भी इसमें भी देखें तो ये तुमको ऊपर जाने पर हाइट के साथ ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो इसका जो वैल्यू है वो घटता जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ कम होगा। तो ये तुम्हारा इसका रिजल्ट है। तो और तुमको अगर कम हाइट है तो 1 माइनस 2h बाय r कर सकते हैं, या नहीं तो ज़्यादा हाइट है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि फोर्सेस चैप्टर में तुमको फोर्सेस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी बताए थे, इसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स का उसमें भी बताया गया। और कुछ जैसे हाइट ज़्यादा हो, जैसे कि कहेगा कि कितना हाइट पे जाके अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाएगा, तो उसमें हम लोग जो है अप्रॉक्सीमेट वाला जो वैल्यू जो नीचे वाला वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि उसमें जो है ज़्यादा डिस्टेंस आएगा तो उसमें g बाय 1 प्लस एच बाय r का होल स्क्वायर इसी का यूज करेंगे। और कम अगर है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इन सब तक हो जाए तो हम लोग 1 माइनस g इंटू 1 माइनस 2h बाय r का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये तो हाइट के कारण हुआ, एक्सेलरेशन के ड्यू टू ग्रेविटी किस प्रकार से चेंज होता है। अब जैसे दूसरा है डेप्थ के कारण, डेप्थ के कारण क्या होगा, तो डेप्थ में जब जाएंगे तो डेप्थ में तुम्हारा क्या होगा, डेप्थ में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तुमको कम हो जाएगा। डेप्थ के कारण भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो डेप्थ के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एट डेप्थ, तो डेप्थ में क्या होगा, डेप्थ का मतलब हो गया कि तुमको ये अर्थ है, इसका रेडियस r है अगर, तो इसमें h डेप्थ पे आ गया कोई पॉइंट, यहाँ से डेप्थ h हो गया, अर्थ के अंदर चला गया, तो इसको ये कह सकते हैं कि ये जो तुमको रेडियस बचा ये r माइनस एच बचा। तो ये जो मास है, मास ऑफ अर्थ तुम्हारा अगर, तो इस मास के ये सरफेस पे पड़ेगा, और बाहर जो कि इनसाइड जिसके लिए पड़ता है, जिसमें इस सब के लिए बाकी का जो स्फीयर है, ये इसको दो पार्ट में समझें। एक ये अर्थ ऑफ रेडियस r माइनस एच का, तो मास स्मॉल m इज एट ए डेप्थ h बिलो
द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नीचे है स्मॉल एच, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल एच इसके नीचे होगा। तो यहाँ पर जो होगा तुमको, यहाँ पर जो तुम्हारा मास जो यहाँ पर जो कंसीडर होगा इस पॉइंट पर, यहाँ पे जो मास रखेंगे हम लोग, यहाँ पर जो मास हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, इट इज़ मास m lies at the surface of sphere of radius इक्वल्स टू r माइनस एच, इसके सरफेस पर है। और इसको दो पार्ट में, इसके कारण इसका मास क्या होगा, मास का मतलब इसका, तो इसको हम लोग सेंटर्ड पे मान लेंगे, सेंटर्ड, और जो कि बाहर का जो होता है तुमको, तो उसके कारण जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर फोर्स जीरो लगता है, तो बाहर के कारण, रेस्ट के कारण जीरो लगेगा, तो सिर्फ हमको इसी कारण निकालना होगा। तो मास ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस एच क्या हो जाएगा, अगर m मास है तुमको 4/3 पाई आर क्यूब का, तो एक का कितना होगा, एक वॉल्यूम का होगा 4/3 पाई आर क्यूब का मास m है, तो 4/3 पाई r माइनस एच का क्यूब का क्या होगा, तो 4/3 इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो m इंटू क्या होगा तुम्हारा, m इंटू आर माइनस एच का क्यूब बाय आर क्यूब, तो ये तुम्हारा मास हो गया इसके कारण। तो इसके कारण क्या होगा, इसको हम लोग m डैश भी कह सकते हैं, इस मास का m डैश कह दीजिए। तो अब इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू मतलब कि इस रेस्ट पार्ट ऑफ स्फीयर इज जीरो, फोर्स ड्यू टू रेस्ट स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर रेस्ट स्फीयर जो बचा, जो इसके लिए इनसाइड हो जाता है, बिकॉज इनसाइड हो गया, इनसाइड में तुमको इनसाइड द स्फीयर जीरो, इनसाइड द स्फीयर होने के कारण ये जीरो हो गया। तो जो भी होगा इसी कारण रिजल्ट होगा, तो वो कितना होगा, अगर तुमको, तो ग्रेविटी फोर्स कितना हो गया, ये निकाल देते हैं हम लोग, ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू जी एम डैश इंटू एम बाय आर माइनस एच का होल स्क्वायर, यही हो गया हमारा। तो एम डैश का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं, जी एम इंटू आर माइनस एच का क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एम। तो जी एम एम बाय तुम्हारा हो गया आर क्यूब, एक है तुमको नीचे, जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस एच, जी एम बाय आर क्यूब इंटू आर माइनस एच। तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच बाय आर, जी एम एम बाय 1 माइनस एच बाय आर। इफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या होगा तुम्हारा, g1, अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g1 अगर लिख लें, तो mg1 बराबर इतना कह सकते हैं इसको, या mg2, अगर चलो हो ही गया इसका लगभग डेरिवेशन तुम्हारा, mg2 इसको लिख देंगे। तो mg2 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, जो कि मास आया तुमको रेस्ट के कारण जीरो ही है, और जो तुमको जो m r माइनस एच स्फीयर कारण निकाले, तो वही तुम्हारा रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के कारण जो बताए थे कि जब इनसाइड रहता है तो उसके कारण फोर्स जीरो हो जाता है। तो इनसाइड पड़ गया, तो r माइनस एच के सरफेस पे पड़ा, और बाकी स्फीयर के लिए वो इनसाइड पड़ते, इनसाइड, इसके कारण सबका जीरो हो गया, इसके कारण जो हो गया उसका वैल्यू निकल गया। इफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g2, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g2, g2 उधर g1 माने थे तो इसको g2 मान दो, तो mg2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर कर दिए थे लास्ट में, तो इसको 1 माइनस एच बाय आर कर दिए, तो m कैंसिल आउट हो गया, तो g2 इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो इसको g कह सकते हैं इंटू 1 माइनस एच बाय आर। तो डेप्थ में देखो तुम्हारा भी घटते ही गया है, डेप्थ में तुम्हारा घटता ही गया है तुमको, g इंटू
1 माइनस एच बाय आर। सो हाइट में भी 1 माइनस 2h बाय आर छोटे हाइट के लिए था, तो लेकिन ऊपर तेजी से घटता है, जो हाइट के साथ तेजी से घटता है, बट डेप्थ के भी साथ घट ही रहा है, g इंटू 1 माइनस एच बाय आर। तो इसमें निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जो है तुमको जितना कि उसके सरफेस पर आर माइनस एच जो रेडियस का है उसके सरफेस पड़ेगा तो उसी के कारण होगा, बाकी के कारण जीरो होगा। तो उसका मास निकालेगी, पूरा वॉल्यूम अगर तुमको 4/3 पाई आर क्यूब है तो उसका मास m है, तो 4/3 पाई आर माइनस एच क्यूब का जो होल स्फीयर होगा उसका मास क्या होगा, जिसको हम लोग m डैश कुछ मान लिए, तो उसका स्फीयर का मास निकाल लिए और उसके बाद टोटल से हम लोग का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, जी m डैश करके वैल्यू आ गया तुम्हारा। अब है तुमको अर्थ का स्फीयर का। अब तुमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम्हारा जो है तुमको जिसका ये हो गया कि तुमको अर्थ के सरफेस पर सबसे मैक्सिमम है, दैट इज g/m/r²। अर्थ के डेप्थ के कारण कितना घटता है, g इंटू 1 माइनस एच बाय आर, और हाइट के अगर स्मॉल हाइट के लिए g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, और सरफेस पर तुमको और रोटेशन के कारण जो है कि इक्वेटर पे कम होता है तो पोल पे सबसे अधिक हो जाता है। तो ये तुम्हारा समरी है इसका। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ग्रेविटेशन फील्ड भी कहते हैं। ग्रेविटी जैसे ग्रेविटेशन फील्ड एक जनरल टर्म है इन सबों के लिए, जो कि किसी भी ग्रेविटी तो तुम्हारा अर्थ के संदर्भ में ये देखें हम लोग, और इसी टर्म को अगर हम लोग जनरलाइज करें तो इसको ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। जब किसी भी शेप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उसका जो है एक्सेलरेशन निकालें वहाँ पर, तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड होगा किसी दूसरे से फेस के एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन फील्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी करके डिफाइन हम लोग करते हैं। ग्रेविटी जो है तुम्हारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग जानते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, द वर्क डन अगेंस्ट gravitation force, against gravitation force, the work done against gravitation force to separate masses m1 and m2 from separation r1 to r2 is change in gravitation potential energy, gravitation potential energy of system of mass is m1 and m2, mass is m1 and m2, m1 और तुमको m2। अगर मान लेते हैं कि अभी इनिशियली तुमको ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट है, इसमें कितना मान लेते हैं अभी r सेपरेशन पर है, तो कितना ग्रेविटेशन फोर्स तो बदलते जाएगा, जैसे R1 से स्टार्ट किया R2 तक गया, तो अभी तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल्स टू R डिस्टेंस जो कि वेरी करता जाएगा G/m/r²। ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये जाहिर है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स के अगेंस्ट हमको, इस फोर्स के अगेंस्ट, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हमको dr डिस्प्लेस करना है। द work done to displace the system by dr against gravitation force dw is equal to F into dr, dw is equal to gmm by gm1 m2
बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। इतना वर्क डन इसके अगेंस्ट में, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। और वर्क डन अगर तुमको टोटल निकालना हो कहाँ से कहाँ तक जाने में, R1 से R2 तक जाना है अगर, तो जी एम वन एम टू लिखे हैं, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो जी एम वन एम टू तो कॉमन हो गया, आर पर पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, R1 से R2, तो -GM1M2 और 1/R2 - 1/R1, 1/R2 - 1/R1, यही हो जाएगा। ये चेंज इन पोटेंशियल, यही वर्क डन क्या कहलाता है, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -GM1M2 इंटू 1/R1 - 1/R2 - 1/R1, 1/R2 - 1/R1, ये हो गया तुमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। अब अगर इसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल तुमको जो डिफाइन करते हैं हम लोग, कभी अगर स्पेसिफिक टर्म में एब्सोल्यूट टर्म अगर डिफाइन करेंगे, ये तो चेंज निकला। और अगर R1 को इन्फिनिटी ले लें, तो इन्फिनिटी अगर R1 को ले लें तो जो ग्रेविटेशन उसको पोटेंशियल एनर्जी तब कह देते हैं हम लोग। तो रिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट इन्फिनिटी, तो इसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या कहलाएगा तब, तो ये R1 से R2 में इतना चेंज कहलाया ये, दैट्स इक्वल्स टू -GM बाय R1 से R2 तक ले जाने में -GM बाय तुमको GMM, तुमको जाए M1 M2 जो भी तुम्हारा मास है, और 1/R2 - 1/R1 कहे। अब अगर इन्फिनिटी से तुमको रिफरेंस ले लें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, और इन्फिनिटी पर अगर तुमको रिफरेंस अगर लिया जाए, इन्फिनिटी से किसी बॉडी को लिया जाए, तो हम लोग अक्सर उसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं। चेंज तुम्हारा तो हो गया R1 से R2 लाने में, इफ masses are infinitely separated, R1 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये जो तुम्हारा हो गया। एंड तो पोटेंशियल एनर्जी को इसको रिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को तब U से डिफाइन करेंगे, U इज इक्वल टू -GM1M2, और ये तुम्हारा वो 1/R तक लाते हैं फाइनली, और 1/इन्फिनिटी कर दीजिए, और R2 को R लिख लीजिए, इसको R सेपरेशन पे है, तो -GM1M2/R ऐसा कर सकते हैं। जब दो मास सेपरेट हो R डिस्टेंस से, तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। जब रिफरेंस हम लोग कहाँ से लेंगे, इन्फिनिटी पर। जैसे कि ये तुम्हारा हो गया M1 M2, ये मास अगर इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना होगा ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट, वो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा U। तो इसका U का वैल्यू हो गया -GM1M2/R। तुम्हारा ये पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्फिनिटी पर रिफरेंस मान जाए, और एक मैंने R1 से R2 तक ले जाना है, तो -GM1M2 1/R2 - 1/R1 कर सकते हैं इसको। इन्फिनिटी से लाने तो 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये इसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। रिफरेंस हम लोग कहाँ पे लिए हैं, रिफरेंस एट इन्फिनिटी, रिफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जीरो पोटेंशियल अक्सर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं सिस्टम का। तो इस प्रकार से इन्फिनिटी पर के आधार पर हम लोग इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल। तो अगर तुमको अगर कोई मास है, अब एक हम लोग डिफाइन करते हैं ग्रेविटी पोटेंशियल डिफाइन करते हैं एक शब्द, तो ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी हो गया सिस्टम का। अगर R सेपरेशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी रिफरेंस को इन्फिनिटी में मान ले, तो -GMM/R या -GM1M2/R। दो मास M1 M2 अगर R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -GM1M2/R हो जाएगी।
अब तुमको है अगर तुमको -G m1m2/r हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अब है इसके बाद तुम्हारा टर्म है एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बाद आता है टर्म तुम्हारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल। डिफाइन करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटी पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल ही कर दीजिए। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन to bring unit mass from infinity to the point against gravitational force। तो किसी यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क करना होगा दैट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे कि अगर इफ m मास यहाँ पर रखा हुआ है और एक पॉइंट यहाँ पर p है, ये पॉइंट p, इसका सेपरेशन r है, तो इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा अगर 1 kg मास रख दें तो यू जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन किए थे -Gmm/r हम लोग डिफाइन किए थे। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये पोटेंशियल 1 kg जब ले लेंगे तो इसको हम लोग पोटेंशियल तब कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये तुमको क्या -Gm/r, ये पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट मास m से। तो ये तुम्हारा कहलाएगा पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाएगा यहाँ पर। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का यूनिट क्या हो जाएगा? SI इट इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क से डिफाइन हुआ है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो वर्क से डिफाइन हुआ है। इट्स SI यूनिट इज जूल पर केजी, ये जूल पर केजी में डिफाइन होगा। और चूंकि ऐसा पोटेंशियल एनर्जी 1 मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो का यूनिट तो जूल हो ही गया, और 1 kg मास के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी में मास से डिवाइड होगा तो जूल पर केजी Gm/r हो गया। और ये तुम्हारा कहलाता है ग्रेविटी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट हो गया तुमको। अब जैसे कि एक तुमको दिया हुआ है 8.3 एग्जाम्पल है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी में। 8.3 एग्जाम्पल तुम्हारा बुक का दिया हुआ है कि 4 मासेस हैं जो कि m है तुम्हारा, 4 मास m है जो कि l लेंथ के जो स्क्वायर है जिसका एज लेंथ l है उसके 4 वर्टेक्स पर सिचुएटेड हैं। m मास जो है तुमको 8.3 तुम्हारा हो गया, ये 8.3 NCERT का। इसमें तुम्हारा है NCERT का एग्जाम्पल है, ये NCERT एग्जाम्पल 8.3। तो NCERT का एग्जाम्पल 8.3 में है तो इसमें 4 मासेस दिए हुए हैं एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो 4 मास है यहाँ पर, चारों वर्टेक्स पर ये रखा हुआ है और इसका लेंथ l है। तो इस सिस्टम का जो सिस्टम बना, एक सिस्टम जो कि सब मास m है, सारा मास m है, तो इसका जो एक सिस्टम बना इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक यहाँ पर तो यहाँ इस दोनों के बीच में l डिस्टेंस है तो पूरा एक ही बार यही तुमको स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जोड़ने में। -Gm/m/l हो गया पहला दोनों का। फिर ऐसा क्या होगा, फिर ये दोनों पेयर बनेगा, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, तो ऐसा कितना पेयर बन गया? 4। तो चारों को स्केलर की तरह ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा 2 और पेयर बना हुआ है जिसको हम लोग डायगोनल पेयर में, बाय क्या होगा तुमको, इसका डिस्टेंस हो गया √2l
इंटू कितना हो गया ये 2 पेयर बनेगा, एक इधर का डायगोनल एक इधर का डायगोनल, तो ये तुमको हो गया माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, तो ये तुम्हारा हो गया कॉमन जी एम स्क्वायर बाय एल, और इधर 4 और प्लस √2 हो गया, तो 4 + 1 5.414, तो माइनस 5.414 इंटू जी एम स्क्वायर बाय एल, जी एम स्क्वायर बाय एल, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया इसका। और दूसरा पार्ट था इसमें कि अगर सेंटर का ग्रेविटेशन, इसमें ये आसान है इसलिए है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो वो स्केलर क्वांटिटी, तो आसानी से जोड़ सकते हैं, चारों का 4 पेयर हो गया तुमको वर्टेक्स का और 2 पेयर कॉर्नर का हो गया, तो इस ढंग से निकल गया। और दूसरा पार्ट था इसका, सेंटर पे निकालना है तुमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यहाँ पर सेंटर पे, तो सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से L है तो ये L/√2 हो जाएगा चारों से, तो पोटेंशियल एट O, पोटेंशियल एट ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इनफैक्ट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट O, जब हम लोग क्लास 12 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा VO जो कह सकते हैं पोटेंशियल एट O, दैट्स इक्वल्स टू माइनस G इंटू M बाय डिस्टेंस कितना हो गया, G इंटू M बाय डिस्टेंस हो गया L/√2, L/√2, और ऐसा कितना है चारों के कारण होगा तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस 4√2 Gm बाय L, माइनस 4√2 Gm बाय L हो गया तुम्हारा ये Gm बाय L। माइनस Gm, तो अल हो गया तुम्हारा 8 पॉइंट, अब है तुम्हारा 8.3 का, ये तुम्हारा एग्जाम्पल था जिसका कि ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग एक डिफाइन करते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एस्केप वेलोसिटी जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस से ही बात करें, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, स्टोन को फेंकते हैं तो फिर वो अर्थ के सरफेस पे लौट के आ जाता है, अगर उसका स्पीड और बढ़ा दिया तो थोड़ा और हाइट तक जाएगा, लेकिन पुनः वो लौट के आ ही जाएगा। तो क्या ऐसा कोई एस्केप स्पीड हो सकता है जिससे कि फेंक दें तो वह पुनः अर्थ के सरफेस पर नहीं आ सके, और वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि थ्रो करने पर कोई ऑब्जेक्ट पुनः अर्थ सरफेस से नहीं आ पाए लौट के, वह दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से एस्केप कर जाएगा ये। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी जिससे कि वह पुनः लौट के अर्थ के संदर्भ में ही हम लोग इस पर एक वेलोसिटी अगर डिफाइन कर रहे हैं, या जिससे अगर मून के संदर्भ में करें तो मून का इसके वेलोसिटी होगा, सन से करेंगे सन के लिए होगा। तो यहाँ पर हमारा ऐसे फोकस तुम्हारा अर्थ से है, तो द मिनिमम वेलोसिटी given to a particle so it cannot able to reach अर्थ सरफेस अगेन, मतलब रिटर्न नहीं और सरफेस अगेन, is called escape velocity from earth surface, is called escape velocity from earth surface या किसी भी सरफेस के लिए ये निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अर्थ का लिए अगर करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जहाँ तक कि ये सब अगर अर्थ और ये मास जो भी जिसको भी अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ ये अभी, इसको कितना स्पीड दिया जाए, यही हमारा सवाल है अभी। ये मास ऑफ कोर्स अर्थ सरफेस पर ही होगा, और ये m मास का अर्थ है और इसका रेडियस r है, ऐसा है।
तो इसको जब हम लोग फेंकेंगे तो इसका जहाँ तक कि दो सिस्टम का हुआ है और यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और बाकी कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसका जो एनर्जी है, अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे तो ये कंजर्व रहेगा। तो जहाँ तक कि अगर इन्फिनिटी, तो ये तुमको इसके ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर चला जाना है, तो उसका सेपरेशन क्या मानेंगे हम लोग, इन्फिनिटी चला गया, तो इन्फिनिटी सेपरेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे इसमें। तो ये तुम्हारा हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी एट सरफेस, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी सेपरेशन जाएगा। अब अर्थ सरफेस पे जब कितना एनर्जी होगा, अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, -gmm/r, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और इसे आप काइनेटिक एनर्जी अगर दे दीजिए अभी वेलोसिटी v से फेंक दीजिए, और वहाँ जस्ट जो है तुमको, और ये जस्ट यहाँ पर जा करके क्या हो जाएगा, अगर ये जस्ट रीच कर जाए मिनिमम के लिए, अगर देखना है मिनिमम के लिए, और जस्ट यहाँ पे क्या जाए फाइनल वेलोसिटी अगर तुम्हारा देखें तो मिनिमम के लिए यहाँ पर जो -gmm/इन्फिनिटी, तो ये जीरो ही हो जाएगा, अब प्लस हाफ m इंटू, अगर मिनिमम देना है तो इसको जीरो कर दीजिए, तो ये भी जीरो हो गया, तो फॉर मिनिमम भी मिनिमम हो गया ये, तो ये तुमको हाफ m और इसको v मिनिमम कर दीजिए, यही इसकी वेलोसिटी बन जाने वाला है। तो हाफ इंटू m इंटू v मिनिमम का स्क्वायर बराबर gmm/r, v मिनिमम बराबर √2gm/r, भी मिनिमम जो है ये स्केप करने के लिए √2gm/r होगा ये। तो भी मिनिमम जो तुम्हारा होगा स्केप करने के लिए, भी स्केप जो होगा तुम्हारा √2gm/r स्क्वायर इंटू r, √2gr, g का वैल्यू हो गया 9.8 इंटू, अगर इसको दे दें 6400 इंटू 1000 मीटर पर सेकेंड, तो ये तुमको जब आएगा तो ये तुमको 1000 इंटू इसको कर लें 9.8, तो मतलब 2000 बाहर निकाल 6.4 हो गया, तो एक तुमको इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो 2 इंटू 98 कर दें तो 196 हो जाएगा, 196 और इंटू तुमको एक 0.64 करें, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 कर दें, इतना किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दैट्स इक्वल्स टू अब क्या होगा तुम्हारा 14 हो जाएगा इसका, अगर एक पॉइंट इधर पॉइंट 14 इंटू 0.8 दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया तुम्हारा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर मून सरफेस पे इसका जो वैल्यू होता है लगभग इसका 1/5 हो जाता है, जिसके कारण कि ही तुमको, और मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होता है, रूट मीन वेलोसिटी, वह तुमको इसके एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। जो एयर पार्टिकल जो होते हैं उसका जो वेलोसिटी है वह मून सरफेस पर भी तुमको रॉक के टूटने से एयर बनते हैं, लेकिन उस एयर का तुमको यही होता है कि उसका जो वेलोसिटी है वह तुमको इसके एस्केप, मून से जो एस्केप का जो वेलोसिटी है वह कम है, जिससे कि वह एस्केप कर जाता है, क्योंकि अर्थ सरफेस से वो एस्केप नहीं कर पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड, चूँकि अर्थ का सरफेस का जो वेलोसिटी है तुम्हारा, इसके वेलोसिटी है 11.2 जो कि ज़्यादा है, और जो कि इसके वेलोसिटी जो कि उसका जो स्पीड वगैरह होता है वो इसके मतलब कि तुमको आगे फार्मूला बताएंगे, √3RT/m, ये सब तुम्हारा फार्मूला है मॉलिक्यूल का, जो कि हीट वगैरह जब पढ़ाई होगी सेकेंड वॉल्यूम उसमें बताया जाएगा। तो उससे ज़्यादा है, इसके वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वो एस्केप नहीं कर सकता यहाँ से, इसलिए एटमॉस्फेयर यहाँ पर अर्थ में बना हुआ है। जबकि मून में उसका उल्टा है, उसका जो मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसके वेलोसिटी तो जाहिर है वो एस्केप कर जाएगा, उसके सरफेस पर रहता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। तो ये तुम्हारा हुआ एस्केप वेलोसिटी। एक इसी तरह का एक तुमको बॉडी है जो कि अगर एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू किसी सरफेस बॉडी से अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट के स्पीड से किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर उतना हो जाए तो उससे कुछ भी एस्केप नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी जो हो गया तुमको, या ब्लैक होल भी कह सकते हैं इसको,
ब्लैक होल जो कहते हैं, द एस्केप वेलोसिटी मतलब कि द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ब्लैक होल, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम ब्लैक होल ग्रेटर देन इक्वल्स टू लाइट के स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे भी ज़्यादा होता है। तो इसका जो तुमको हो गया, जैसे कि इसका है तुमको, तो मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि लाइट भी इससे एस्केप नहीं कर पाएगा। तो -Gm/r कह सकते हैं ब्लैक होल के लिए, और +12c², ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब ये तुम्हारा इसका जो एनर्जी है अभी भी ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये लेस देन 0 होता है। ये लाइट का स्पीड से भी दे देंगे तो ये लेस देन 0 हो जाता है। तो इस आधार पर तुम इसका मास को तुम कैलकुलेट कर सकते हो, m/r का वैल्यू। ये तुमको इतना निगेटिव रह गया, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा तो वो स्केप कर जाएगा, या 0 भी होगा तो भी स्केप कर जाएगा, और ये लेस देन 0 ही रह जाए तो ये क्या नहीं कर पाएगा, स्केप। स्मॉल m कैंसिल कर दिए हैं, तो ये तुम्हारा जो पार्टिकल, ये कोई भी यहाँ भी, ये भी लाइट भी इससे स्केप नहीं कर पाता। ऐसा बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी हो गया, तो ये तुमको ये तुम्हारा हो गया ब्लैक बॉडी। अब है तुमको अगला जो हम लोग इसमें ब्लैक एस्केप वेलोसिटी जैसे अभी डिफाइन किए, √2gm/r। अब जैसे कि दो तुमको एक 8.4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें कि हम लोग एनर्जी कंजर्व जैसे अभी किए थे उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करके उस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8.4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8.4। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 4 कैपिटल M, और इसका रेडियस है R, और इसका रेडियस है R, ये भी स्मॉल m, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 6R। यहाँ से 6R डिस्टेंस पे है। तो ये कहा जा रहा है कि स्मॉल m मास को इस सरफेस से कितना स्पीड दिया जाए कि यह तुमको इससे एस्केप करके यहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ से एस्केप करके यहाँ तक पहुँच जाए इस सरफेस पर। तो देखो जैसे जैसे स्मॉल m को देंगे, इसका भी मिनिमम यहाँ पर कितना दिया जाए कि ये यहाँ पहुँचे। तो हमारा जो मकसद होगा यहाँ पहुँचाने के बजाय, जैसे देखो यहाँ पर अभी क्या है, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे इसका अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा और धीरे धीरे इसके करीब आता जाएगा तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहाँ पर कि इसका अट्रैक्शन फोर्स और इसका अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हो जाए। ये जो पॉइंट होगा यहाँ के बाद अगर यहाँ तक हम पहुँचा देते हैं P पॉइंट तक, तो ये ऑटोमेटिक इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारा जो काम है, इस बॉडी को यही P पॉइंट तक अगर पहुंचाने के लायक हम स्पीड दे दें, तो हमारा ये जो है ये ऑटोमेटिक इससे जैसे ही क्रॉस करे तो इसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और वो क्रॉस कर जाएगा उस पर। तो देखो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लागू करते हैं, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो देखो अब तुमको जैसे कि है इन दोनों का जो पोटेंशियल जो मूव नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों स्फीयर जो है ये दोनों स्टेबल है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो लिख ही देते हैं। चलो -G × 4m × m/6R। ये इनिशियल भी जो मैंने कहा नहीं भी लिखेंगे तो ये फाइनल में भी लिखा है, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होगा। अब दूसरा पेयर है 4m और स्मॉल r का। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन से पहले कहाँ पर ये फोर्स 0 होगा ये पता करना होगा हमको। तो यहाँ पर जैसे देखो G × 4m, 4 कैपिटल M × स्मॉल m बाय यहाँ से x² ले लें, डिस्टेंस इज इक्वल टू G × कैपिटल M × स्मॉल m बाय 6R - x का होल स्क्वायर। ये होगा तुमको 6R - x का होल स्क्वायर।
चलो तो 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया, इससे डिस्टेंस निकल जाएगा ये। तो रूट कर देते हैं, तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट दोनों, तो GMM तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 2/r, 2/x इनफैक्ट इज इक्वल टू 1/6r माइनस एक्स। 2/x इज इक्वल टू 6r, 2/x इज इक्वल टू 6r माइनस एक्स। 6r माइनस एक्स इज इक्वल टू x/2। 6r इज इक्वल टू 3x/2। तो x इज इक्वल टू 4r। ये अगर 4r तक पहुंच जाता है पहला स्फीयर से डिस्टेंस पे, तो उधर की तरफ क्या हो जाएगा, अब एट्रैक्शन फोर्स यहाँ से दोनों का इक्वल हो जाएगा, उसके सेंटर से हुआ डिस्टेंस। ये सेंटर से हुआ 4r, सेंटर से, इसके सेंटर से 4r, तो इसके सेंटर से 2r। तो अगर यहाँ तक पहुँच जाए वो बॉडी, इतना स्पीड दे दें इसको कि ये यहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ पर उसका वेलोसिटी 0 भी हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए, तो वहाँ तक पहुँचाना है हमको, तो वहाँ फाइनल वहीं पर होगा, P पर। तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी अभी का जो हो गया तुम्हारा -g इंटू 4m इंटू m बाय, अभी इसके पर r है, और वहाँ से कितना होगा तब, अभी 5r डिस्टेंस पे होगा उसके सेंटर से, -g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय 5r, और प्लस यहाँ पर स्पीड दे रहे हैं हम लोग 12mv², इसको दे दिए। और कहाँ तक पहुँचाना है, P पॉइंट तक पहुँचाना है। तो उसमें देखिए जब P पॉइंट पहुँच जाएगा, तो ये दोनों को जो बोल रहे थे कि ये दोनों तो 4m और m के बीच में 6r रहेगा, जो कि कैंसिल ही हो जाएगा, तो हम नहीं भी लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 4m इंटू m बाय क्या हो गया, यहाँ से जो से इसके सरफेस से इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस आ गया है 4r आ गया, तो मैं ये आ गया 4r, तो उधर से 2r आ जाएगा। तो -g इंटू m इंटू m बाय क्या हो गया 2r, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। और इस प्रकार से हमारा क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम निकल जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर जैसे तुम ये दोनों ब्लॉक का किए, फिर अभी तुमको कहते हैं इन दोनों का किए, आपस में जो पेयर बना, अब फिर ये उसको कहाँ तक पहुँचा दिए, P पॉइंट तक पहुँचा दिए, जो कि यहाँ से 4r डिस्टेंस पे, तो इधर से 2r डिस्टेंस पे है। और ये दो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा तुम्हारा। तो इसमें जहाँ तक है तुम्हारा 12mv² है, तो ये तुम्हारा इधर जाएगा, तो gm बाय यहाँ पर क्या है तुम्हारा, एक है तुमको r है, एक डिवाइड में 4/r है, इनफैक्ट 4 है तुम्हारा, 4/r, gmm तो g कैपिटल m बाय r तो तुम्हारा कॉमन ही होगा, gm बाय कैपिटल r। तो जहाँ तक कि तुमको डिस्टेंस का बात रहा, तो 12mv², तो v² का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, तो तुम्हारा 3/5 रूट gm बाय r आ जाएगा। तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा √3gm बाय 5r, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो क्या करेंगे, इसको पहले इनिशियल जो पोजीशन है, जो कि जबकि इसके सरफेस पर 4m के, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तीनों का निकाले, फिर जबकि कहाँ चला गया, P पॉइंट पर चला जाएगा, तो फिर तीनों का निकालिए पोटेंशियल एनर्जी, और पहला सिचुएशन काइनेटिक जाएगा, और P पर अगर 0 भी स्पीड हो गया तो भी वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके आधार पर तुम कैलकुलेशन कर लोगे इनिशियल और काइनेटिक, तो तुम्हारा ये आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में तुम्हारा जो है सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, सैटेलाइट का क्या वेलोसिटी होगा, सैटेलाइट को किस इसमें एक सैटेलाइट कैसे ऑर्बिटिंग करते हैं, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो भी क्वेश्चन बनाने में तुमको दिक्कत है, शर्मा का बुक हो, NCERT का बुक हो, और या किसी और भी एग्जाम्पल भी आती है NCERT के, इन सब बुक से तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। या प्रैक्टिस करने के लिए तुमको जो राइस टू ऐप पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो आकर के। और जब भी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ उसमें डिस्कशन की संभावना रहेगी, तुम्हें कहीं दिक्कत हो तो उसमें जाकर के डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, या पर्सनल तुमको जो है पर्सनल तुम गाइड के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो, हमसे जो है टाइम अलॉट करवा सकते हो। और जो भी तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, कोई पोर्शन को समझना हो, तो इसके लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। इस साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।